हेक्सामेथाइल डाइएमाइन तो उसका मोनोमर था, पॉलीमर्स नहीं। चलिए नाम याद है तो उसको एडजस्ट किया जा सकता है, वो कहाँ का सर वो है। कोपोलीमर का एग्जांपल नायलॉन 66 में एसिडिक एसिड और हाँ नाइलॉन सिक्स हेक्सामेथाइल। सिक्स हाँ नाइलॉन 66 का मोनोमर हुआ एडिपिक एसिड एंड यस सर हेक्सा मोनोमर। मिथाइल डाइएमाइन। ठीक है, तो ये दोनों मोनोमर हुआ उसका। यहाँ पे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स दिख रहा है सभी को। अभी उसी चीज को अगर हम लोग वो करेंगे ना, चेक करेंगे कि क्या क्या चीज है, तो इसमें से तीन चार चीज आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा, उतना ही चीज है जितना हम लोग पढ़े हैं। अभी बताते हैं, जैसे एडिशन पॉलीमर्स का हम लोग एग्जाम्पल पढ़े हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर्स का एग्जाम्पल पढ़े हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स आ जाता है उसी में। ठीक है, यहाँ पे लीनियर पॉलीमर आ जाएगा उसमें, ब्रांच चेन पॉलीमर आ जाएगा, फिर आपका सिंथेटिक पॉलीमर आ जाएगा इसी में। बस क्या है, अब सबको हम लोग को क्या करना, अलग अलग बाइफरगेट करना है कि अलग अलग उसको डिस्टिंग्विश करना है कि कौन कौन सा पॉलीमर किस क्या है और उसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कल हम लोग पढ़े थे इसके बारे में एडिशन पॉलीमर्स के साथ हम लोग पढ़े थे ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स। फिर आज हम लोग पहले ये देख लेते हैं लीनियर पॉलीमर, ब्रांच पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक, उसके साथ हम लोग कल पढ़े थे क्लासिफिकेशन। ये तो है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन यानी कहा नेचुरल है, सेमी सिंथेटिक है या सिंथेटिक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर यानी उसके मोनोमर्स कैसे आपस में कंबाइंड है। ठीक, उसके बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्स, उसके जो मोनोमर्स हैं वो किस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे से बाइंडेड हैं। ठीक है, और बेस्ड ऑन मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन यानी किस पॉलीमराइजेशन मेथोडोलॉजी के को यूटिलाइज करके ये पॉलीमर बना है या बनाया गया है। ठीक है, और उससे पहले हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर यानी कितने टाइप के मोनोमर से वो कंबाइन होके बना है। उसको हम लोग नाम दिए थे होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। तो ये सारे होमोपोलीमर और कोपोलीमर में इन सभी का टाइप आ जाएगा। तो उसको बाइफरगेट हम लोग करते हैं कि होमोपोलीमर कौन होगा, कोपोलीमर कौन होगा। जहां पे एक मोनोमर वहां होमो, और जहां पे एक से ज्यादा मोनोमर वहां पे को। तो यहाँ पे आज हम एडिशन पॉलीमर मेथोडोलॉजी पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या होता है, और लिंक लीनियर पॉलीमर्स, ब्रांच चेन पॉलीमर्स एंड क्रॉस लिंक पॉलीमर्स, ये तीन चीज पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पहुंचने पहले सबसे पहला लीनियर पॉलीमर। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल जो है, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला बॉक्स, इस वाले बॉक्स को ध्यान से देखिए। ये जो मॉलिक्यूल्स है ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, इसके कोई ब्रांच नहीं है इसके साथ जुड़े हुए। यानी जो अब मान लीजिए इसके साथ जो ब्रांच होगा इस तरह से आपस में ये क्या होगा, बहुत सारे ब्रांच इस तरह से आपस में लिंक वो हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ किसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से कंबाइन हो सकते हैं, जुड़े हुए हो सकते हैं। लेकिन इनमें क्या होगा, कोई ब्रांचिंग नहीं होगा, या एक ब्रांच दूसरे ब्रांच से किसी भी मतलब बॉन्ड के थ्रू नहीं जुड़ा हुआ। तो ये क्या कहलाएगा, लीनियर। यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे जो कंबाइंड होंगे चेन के फॉर्म में, जो मोनोमर जुड़ा हुआ होगा, वो मोनोमर बस केवल क्या है, आपको स्ट्रेट चेन में वो मोनोमर जुड़ा हुआ होगा, वो मोनोमर ब्रांच में नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे मॉलिक्यूल फॉर्म लॉन्ग चेन विदाउट ब्रांचिंग इज नोन एज लीनियर पॉलीमर्स। उसके बाद तो इसमें क्या आता है, पॉलीथीन आता है। पॉलीथीन भी दो तीन कैटेगरी के होते हैं। पॉलीथीन हो गया, क्या हो गया, देखिए जब ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अब इसके इसके साथ क्या होगा, नजदीक नजदीक हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्यादा यूनिट्स को एक साथ रख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, वॉल्यूम कम वॉल्यूम में हम लोग क्या कर सकते हैं, हाई डेंसिटी पॉलीमर्स को रख सकते हैं। यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका उस पार्टिकुलर वॉल्यूम में वो ज्यादा होंगे, यानी इसका डेंसिटी क्या होगा, इस पॉलीमर का ज्यादा होगा। तो पॉलीथीन भी
हम लोग बस केवल पॉलीथीन के का नाम सुने कि पॉलीथीन होता है। पॉलीथीन भी बहुत सारे कैटेगरी का होता है। इसमें होता है हाई डेंसिटी पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। अब हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी कहने का क्या मतलब है? हाई डेंसिटी पॉलीथीन होगा जिसको हम लोग ज्यादा सामान रखने के लिए, यानी जो हेवी लोड को रेजिस्ट कर पाएगा, बर्दाश्त कर पाएगा, वैसे पॉलीमर्स को हाई डेंसिटी पॉलीमर्स बोलते हैं। तो उसमें क्या होगा, उसके मोनोमर्स जो होते हैं एक दूसरे से काफी कॉम्पैक्ट तरीके से अरेंज होंगे, काफी एक दूसरे के नजदीक पैक्ट होंगे। तो जनरली वो किस फॉर्म में होते हैं? लीनियर पॉलीमर्स के फॉर्म में होते हैं। जैसे एक नॉर्मल चीज है जहां पे आपको एक स्ट्रेट ऐसे स्टिक रखना हो सीधा सीधा, तो ऑटोमेटिक है नंबर ऑफ स्टिक यहाँ पे क्या हम ज्यादा अरेंज कर पाएंगे अगर ये सब एक ही लीनियर होगा, एक साइज का होगा। और कुछ ऐसे है कि उसमें इधर उधर ऐसे ब्रांच लगे हुए हैं, इनको जब हम उनको अरेंज करना होगा तो क्या होगा, एक दूसरे का जो ये ब्रांच है ये एक दूसरे का रिपेल करेगा, एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा, एक दूसरे को अपने से दूर प्रेस करेगा, यानी आसानी से इसको एक दूसरे के साथ पैक्ट करना मुश्किल है, एक दूसरे के नजदीक एकदम अच्छे से उसको पैक करके नहीं रख सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, डेंसिटी जो होगा वो कम होगा। तो लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होता है वो ब्रांच्ड पॉलीमर का बना होता है। तो ये जो हम लोग जैसे छोटा छोटा सामान, जैसे 1-8 केजी जो सामान खरीदते हैं, जो कि पॉलीथीन अगर ज्यादा हम उसको अगर ज्यादा उसमें लोड डालेंगे तो वो पॉलीथीन ही फट जाता है या फिर वो पूरा का पूरा खींच जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, 3 से ज्यादा सेगमेंट से अटैच होना चाहिए, 3 या मोर देन 3। तो मॉलिक्यूल हैविंग ब्रांच पॉइंट दैट कनेक्ट 3 या मोर सेगमेंट्स, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, ब्रांच पॉलीमर्स। क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है, हम लोग ये क्रॉस लिंक पॉलीमर ही देखे थे, आपके बुक वगैरह में ये नहीं दिया हुआ नेटवर्क पॉलीमर, ठीक है, लेकिन नॉलेज के लिए हमको पता होना चाहिए। तो चलिए क्रॉस लिंक पॉलीमर में क्या है, इसमें जो ब्रांच पॉलीमर होगा ये दूसरे लिंक, दूसरा जो आपका स्ट्रेट चेन होगा उससे ये अटैच नहीं होगा, ये जुड़ा हुआ नहीं होगा, ये बस ब्रांच किस में होगा, एक ही चेन। लेकिन क्रॉस लिंक में क्या होगा, यहां देख रहे हैं एक स्ट्रेट चेन ये है, दूसरा स्ट्रेट चेन आपका ये है, और उसमें आप देख रहे हैं ये ब्रांच जुड़ा हुआ है, यानी 2 स्ट्रेट चेन आपस में कंबाइंड होंगे। ये क्या हो गया, ये ब्रांच, ये क्रॉस लिंक हो गया, यानी इसमें इस लिंक में भी वो अटैच है और इस लिंक में भी अटैच है। तो इस तरह का जो पॉलीमर्स होगा उसको हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर्स कहते हैं। नेटवर्क पॉलीमर्स में होता है कि जैसे आपने एक नेट देखा है, जाल देखा है, उसी तरह वो जो होता है एक दूसरे से अटैच होता है। तो ये हमारे उसमें है नहीं, तो हम लोग बस जानने के लिए जरूरी है क्रॉस लिंक पॉलीमर दैट इंक्लूड न्यूमरस इंटरकनेक्शन, यानी ये बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होगा, कोई इसमें पार्टिकुलर स्ट्रेट चेन नहीं होता है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो के एक नेट की तरह, एक नेटवर्क की तरह डेवलप हो जाते हैं। तो इनको स्ट्रक्चर के बेसिस पे इन फॉलोइंग 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा टर्म हो गया, लीनियर पॉलीमर, ब्रांच्ड पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर एंड नेटवर्क पॉलीमर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। तो लेकिन आज हम लोग का जो मेन जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमर्स, यानी हम एडिशन पॉलीमर्स करते हैं। एडिशन पॉलीमर्स में ये दोनों जो लीनियर पॉलीमर्स हैं और लीनियर पॉलीमर्स हैं वो ज्यादातर एडिशन पॉलीमराइजेशन के थ्रू ही बनते हैं। और ये जो आपका पॉलीथीन, ये पीवीसी हमारे सिलेबस में है, एक्चुअली उसको पढ़ना है। पीवीसी और पैन ये सब क्या है, एक लीनियर पॉलीमर्स है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने एडिशन मैकेनिज्म की तरह। अब देखिए एडिशन मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप इनिशिएशन, यानी उसको कोई ना कोई इनिशिएट करने वाला चाहिए। उसके बाद प्रोपोगेशन में क्या होता है कि जो इनिशिएट कर रहा है, यानी कोई ना कोई, अब इसमें 3 इनिशिएशन भी 3 तरह का होता है, या तो फ्री रेडिकल हो,
फ्री रेडिकल, दूसरा एनायनिक और तीसरा कैटायनिक। कैटायनिक, ठीक है। फ्री रेडिकल क्या होता है, किसी को आइडिया है? कोई आइडिया है फ्री रेडिकल के बारे में? मान लीजिए ये ऑक्सीजन है, ये आपस में बॉन्डेड है, ये बॉन्ड बीच से टूट गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो इसके पास भी यहाँ ऊपर एक इलेक्ट्रॉन दिखेगा, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा, यानी O। तो यही जो ये स्ट्रक्चर होता है जिसमें बॉन्ड टूटने के बाद अपना अपना इलेक्ट्रॉन ये लोग ले लेता है, ये कहलाता है फ्री रेडिकल, ठीक है। अगर क्या होता कि मान लीजिए इसका इलेक्ट्रॉन अगर ये ही लेके चला जाता, जो कि जनरली बहुत कंडीशन में हाइड्रोजन के केस में होता है कि हाइड्रोजन अगर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है तो ये क्या करता है, जब यहाँ से अगर बॉन्ड कभी ये टूटेगा तो ये क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट हो जाता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्यूपाई कर लेता है, तो ये कैटायन बन जाता है, ये एनायन बन जाता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब कोई बॉन्ड टूटता है और या फिर कोई इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लेता है या कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे चार्ज हो जाता है, वो उस पर या तो पॉजिटिव या फिर निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो वो एनायनिक या कैटायनिक बन जाएगा, एनायन या कैटायन बन जाएगा जब उस पर चार्ज डेवलप होगा। लेकिन जहां पे चार्ज डेवलप नहीं होता है, क्या होता है कि बॉन्ड टूटा और वो क्या होता है, अपना अपना इलेक्ट्रॉन जो है जो शेयर किया था वो इलेक्ट्रॉन वो अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है और वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन के तौर पे उसके साथ अटैच रहते हैं, तो वो हो जाता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल जो है तो तीन तरह से इसमें इनिशियलाइजेशन होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू, एनायनिक इनिशियलाइजेशन एंड कैटायनिक इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखे थे, पॉलिथीन बनने के लिए क्या चाहिए होता है, CH2 और CH2, इथीन है। इस इथीन को जो है अगर मान लीजिए हम लोग ने N इथीन लिया था, इसको पॉलीमराइजेशन में जाना पड़ेगा, पॉलीमराइजेशन में जाने के बाद ये क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है, C और C के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो एक बॉन्ड वहां पे टूटेगा और उसके बाद ये N क्या होता है, कंबाइन हो जाता है। तो इस जो ये पॉलीमराइजेशन हुआ ये किस प्रोसेस से हुआ, इसमें क्या मैकेनिज्म हम लोग, कौन सा मेथड्स हम लोग या किस तरह से ये पॉलीमराइजेशन हुआ, वही कहलाता है पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। और यहाँ पे हम लोग वही डिस्कस करेंगे और वो आपको फ्री रेडिकल मेथड के थ्रू डिस्कस हम लोग करेंगे। समझ में आया ये सब, ये कुछ क्या कहने का मतलब हुआ, समझ में आ रहा होगा या नहीं समझ में आ रहा है, या कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। जो नहीं समझ में आ रहा है तो भी बोलिए, अगर कुछ समझ में आ रहा है तो भी बोलिए, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको समझाने का कोशिश किया जाएगा। थोड़ा बहुत, तो इसमें कोई ऐसा पोर्शन है जो फिर से रिपीट करें? देखिए कल के क्लास में आप लोग को समझ में आया था कि पॉलीमराइजेशन जिसमें एडिशन पॉलीमर्स हम लोग इथीन के बारे में पढ़े थे, सबसे सिंपल चीज है इथीन का, इसीलिए हम इथीन ही लेके चल रहे हैं। एक ब्लैंक स्लाइड ही ले लेते हैं। देखिए यहां पे क्या था कि हम लोग मोनोमर लिए इथीन, ठीक, ये मोनोमर लिया, n नंबर ऑफ यूनिट लिया इसका, यानी n इथीन लिए, n कोई इंटीग्रल नंबर है, 1 करोड़ 1 10 करोड़ ये भी हो सकता है, ठीक है।
उसको क्या कर दिए, प्रोसेस में गए, पॉलीमराइजेशन में गए, और उसके बाद हमने पॉलीमर जो डेवलप किया वो हमारा मिला पॉलीथीन। पॉली अगर तो ये खुद से तो अपने आप यहां से कन्वर्ट नहीं हो जाएगा, ये अपने आप इथीन से पॉलीथीन तो बन नहीं जाएगा। अगर ऐसा बन जाता तो फिर तो हमको पॉलीमराइजेशन कराने का जरूरत ही नहीं पड़ता, पॉलीथीन हमको बनाना ही नहीं पड़ता, पॉलीथीन बना बनाया मिलता। तो जो इसके लिए जो हमको बनाने में इसको जो प्रोसेस करना पड़ता है, डिफरेंट मेथड जो हमको यूटिलाइज करता है, पता है किस तरीके से हम इसको पॉलीमराइज करेंगे कि पॉलीथीन बनेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन। यानी ये एडिशन के थ्रू बनता है, एक यूनिट दूसरे यूनिट से चेन की तरह आगे जुड़ते चला जाता है और वो क्या करता है, पॉलीथीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, पॉलीमराइजेशन या फिर चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो इस प्रोसेस का जो बनने में डिफरेंट जो रेडिकल, कैटायन या एनायन जो यूज किया जाता है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म या एडिशन पॉलीमर्स मैकेनिज्म या चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म। यानी कैसे हम उसके बीच में कौन कौन से प्रोसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको हम लोग सबसे पहला प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें 3 तरह का प्रोसेस यूटिलाइज होता है, एक फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है, दूसरा कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है, और तीसरा एनायनिक पॉलीमराइजेशन। तो फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन को बस एक इलेक्ट्रॉन जो भी यूनिट है, मान लीजिए ए एक मोनोमर यूनिट है, उसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ए के ऊपर एक डॉट आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास एक रहेगा। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब दूसरा एक इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि इससे वो रिएक्ट कर ले, बॉन्ड बना ले, ठीक है। कैटायनिक अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो उस पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो इसको रिएक्ट करने के लिए इसके पास या तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो इलेक्ट्रॉन कंबाइन में जाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, या फिर एक कैटायन होने चाहिए जो कि दूसरे से किसी इलेक्ट्रॉन से लेके बॉन्ड बनाएगा, या फिर तीसरा जो होना चाहिए एक एनायन हो सकता है, उस पे माइनस चार्ज। तो ये 3 तरह के मैकेनिज्म हैं, 3 तरह के जो हैं हम लोग मेथड फॉलो करते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले आज ये देखेंगे फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, ठीक है। अब देखिए इसमें होता क्या है फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन में। यहां पे जो है पॉलीमराइजेशन करने के लिए अगर किसी भी कंपाउंड को, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, या फिर उसको जो पहले से कंपाउंडेड ये इसको अगर हमको कोई फ्री रेडिकल यानी जो बॉन्ड है बना हुआ पहले, उस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन रिलीज कराना है, तो उसके लिए हमको क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा। तो एनर्जी को हम लोग या तो किस फॉर्म में देते हैं, हीट के फॉर्म में या फिर लाइट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में हम उसको डेल्टा से एक ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी जैसे ऐसे इस तरीके से लाइन रहता है, यहाँ पे हम ऊपर ट्रायंगल लिख लेते हैं, या फिर हम लोग एच न्यू लिखते हैं, जहां पे हम लोग को क्या होता है कि सनलाइट का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो सनलाइट से हम लोग हीट ले लें, या फिर उसको हम लोग हीट बाय एनी फिजिकल किसी और मीडियम से उसको प्रोवाइड कराएं। तो ये दोनों हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। अब इसका फर्स्ट जो स्टेप होगा इनिशियलाइजेशन, यानी सबसे पहले क्या होगा, रेडिकल डेवलपमेंट करना, रेडिकल डेवलपमेंट स्टेप, ठीक है। रेडिकल डेवलपमेंट यानी सबसे पहले रेडिकल बनाना पड़ेगा। तो रेडिकल बनाना पड़ेगा तो कोई ना कोई कमजोर बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। वो कमजोर बॉन्ड कहां से आएगा, वो पर ऑक्साइड हो या डाई ऑक्सीजन, कोई भी बहुत सारा पर ऑक्साइड यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसमें से हम
दो तीन का नाम आपको अभी यहाँ पे लिखे नोट करेंगे। तो परऑक्साइड हो या क्या हो आपको डाइऑक्साइड हो। परऑक्साइड होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो चलिए एक हम लोग परऑक्साइड लेते हैं। परऑक्साइड हमने लिया यहाँ पे, यार कोई भी कार्बनिक ग्रुप हो सकता है, ठीक है, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए सिंपल हम आर से लिखे हैं। ऑक्सीजन, फिर ये सिमिलर ग्रुप जो होगा इसके यहाँ भी ये अटैच होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ पे, ये परऑक्साइड हो गया और यही बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, ये आर जो बेंजॉइल हो सकता है, एसिटाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये कार्बनिक कंपाउंड, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये जो हाइड्रो जो एक मिस्टेक है इसमें, ये डबल बॉन्ड जो ऑक्सीजन का होगा ये कार्बन पे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। अब देखिए यहां पे जो है ये बॉन्ड हमको तोड़ना है, ये इसका इनका इलेक्ट्रॉन है, सर आवाज ठीक है। और इस ऑक्सीजन क्या हुआ, हेलो सर आवाज कट कट के आ रहा है। भैया, सर आवाज बहुत ज्यादा कट नहीं आ रहा है। रहा है? सर अब आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा सर आपका। शुरू से ही ऐसा हो रहा है कि अभी से इधर नहीं शुरू हुआ अभी अभी टाइम? सर अभी बीच में फंसने लगा सर। अच्छा, अब सही है। हाँ सर अब आ रहा, अभी आ रहा सर। हुआ, बोलो हाँ या ना। हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। सर आ रहा है। तो होगा कि हेलो सर, सर फिर फंसने लगी आवाज सर। सर हेलो सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा सर। शिखर सर का आवाज आ रहा है? नहीं अच्छा अब देखिए, हाँ सर अभी तो आया था हेलो, लेकिन अभी नहीं आ रहा था। हाँ सर आ रहा है, अभी आ रहा है। आ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि पुअर नेटवर्क जैसे ही फ्लैक्चुएट करता है ना वाईफाई, तो पुअर नेटवर्क जैसे ही होता है तो ये अपने आप मेरे मोबाइल के नेटवर्क पे स्विच हो जाता है। मोबाइल के नेटवर्क पे स्विच होता है तो वहां पे ये इतना ज्यादा जब वो ग्रुप में हम लोग जुड़ जाते हैं ना, तो फिर ये कम्युनिकेशन वीडियो डिस्प्ले करना और ये दोनों ऑडियो दोनों एक साथ नहीं उठा लोड ले पाता है, हाँ सर इसी वजह से। ठीक है। वैसे हाँ वैसा रहे तो फिर कम्युनिकेट कर दिया कीजिए, ठीक ओके है। सर ओके। जैसे अभी आप लोग कम्युनिकेट किए तो हम वही मोबाइल चेक किए तो वहां पे पता चला कि हाँ ये वाईफाई से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं हम। चलिए थैंक ओके यू। सर ओके सर ओके। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस बॉन्ड को हम लोग को ब्रेक करना है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमको कोई ना कोई एनर्जी देना पड़ेगा, तो यहाँ हमने दिया उसको हीट। तो ये पेरोक्साइड का होमोलाइटिक क्लेवरेज होगा। होमोलाइटिक क्लेवरेज यानी
जो जैसे ये ऑक्सीजन है, सेम एलिमेंट के बीच के जो बॉन्ड टूटते हैं उसको हम लोग बोलते हैं होमोलाइटिक क्लेवरेज। ठीक है, होमोलाइटिक क्लेवरेज होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां ले लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां ले लेगा। और इस तरीके से जो हमको नेक्स्ट स्टेप में जो हमको फ्री रेडिकल मिला वो कुछ इस तरीके का होगा, हाँ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये कितने होंगे, 2 होंगे ऐसे। अब देखिए, अब ये पूरा का पूरा जो अभी ये स्टेबल था कुछ टाइम पहले, कमजोर बॉन्ड था, पेरोक्साइड है तो कमजोर बॉन्ड है, लेकिन फिर भी स्टेबल था, तो हमने एनर्जी दिया, ये ब्रेक हो गया, रेडिकल में बन गया। तो ये रेडिकल में जो बना, तो ये क्या हो गया, ये फिर अब इसमें क्या हो गया कि जैसे होता ना कि एक बार रेत का महल बना, थोड़ा सा कहीं से अगर पत्तों का ढेर में एक पत्ता खींच दिए तो पूरा का पूरा नीचे गिर जाता है, तो वही कंडीशन यहाँ पे होगा। ये अब यहां से बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड है, क्योंकि ये प्रोपेल करेगा इसको कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन उधर से लो और मेरे साथ बॉन्ड बनाओ। ठीक है, अब यहां से क्या होगा कि यहां से ये बॉन्ड टूटेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपना, और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अब ये देखिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ये C और O बॉन्ड बना लेंगे और ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा आपका CO2। तो यहां से क्या होगा, CO2 एलिमिनेट हो जाएगा। यहां से क्या हुआ आपको कि CO2 बाहर गया और बच क्या गया, फ्री रेडिकल R, इस तरीके से। ठीक है, और ये CO2 कहां गया, CO2 वहां से रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा। अब यहां पे क्या बच गया, ये फ्री रेडिकल R बच गया। अब फ्री रेडिकल जो ये R बचा, इसको क्या चाहिए, इसको भी तो कहीं ना कहीं रिएक्ट करना है। अब अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, इसको स्टेबल कंडीशन में आने के लिए इसको रिएक्ट करना है, तो इसको अब हम लोग लेके जाएंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे क्या चीज से, इथीन से। CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पे इस इलेक्ट्रॉन इस फ्री रेडिकल के प्रभाव में आते ही ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड जब टूटा तो ये इससे रिएक्ट करेगा और ये फिर नेक्स्ट स्टेप में आपका बन जाएगा CH2 CH2 और ये R, और यहां पे आपका एक फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास रह गया। अब ये देखिए, ये क्या किया, इसको ब्रेक किया, एक और फ्री रेडिकल ये बन गया। अब ये फ्री रेडिकल अब बाकी जो है धीरे धीरे अब ये चेन के साथ इसके आगे चेन के फॉर्म में जुड़ते चला जाएगा। यानी यहां तक क्या था, यहां तक था इनिशियलाइजेशन, यानी एक बार हमने मोनोमर को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। अब ये इनिशियलाइजेशन प्रोसेस चलते रहेगा और ये चलते चलते इस प्रोसेस के आगे जब हम लोग पहुंचेंगे तो ये अब हो जाएगा प्रोपोगेशन, यानी ग्रोथ। अब क्या होगा, इनिशियलाइज हो चुका है हमारा मोनोमर, इनिशियलाइज हो चुका है। अब क्या होगा, अब ये ग्रोथ में चला जाएगा, अब ये आगे इनका चेन बढ़ते चला जाएगा और ये पॉलीमराइजेशन यानी एक मैक्स ज्यादा से ज्यादा जो आपके मोनोमर हैं वो इसमें अटैच होते चले जाएंगे। तो कितने हैं, n है। इस तरीके से n जो है
मोनोमर्स इस तरीके से आपस में अटैच होते चले जाएंगे। तो यहां तक के स्टेप को, यहां से यहां तक का जो स्टेप हुआ उसको हम लोग बोलेंगे इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन समझ में आ गया। प्रोपगेशन अब क्या होगा, अब नेक्स्ट जो है हमारा जो नेक्स्ट अगला जो है वो प्रोपगेशन स्टेप होगा। प्रोपगेशन में क्या होगा, वही हमारा इथीन है। इस इथीन को इस फ्री रेडिकल के प्रभाव में आएगा थोड़ा ज्यादा, अपने आप को विस्थापित करने के लिए इसके लालच में आया, इससे बॉन्ड तोड़ लिया, इसके पास भी एक चार्ज, इसके पास भी एक चार्ज, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये बॉन्ड बन गया तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया और ये इलेक्ट्रॉन फिर से अभी चार्ज यहां पे। इस तरीके से क्या होगा, ये n जो हमारे पास जो मोनोमर्स के नंबर थे, n नंबर, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से जुड़ते हुए चला जाएगा इसके साथ। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जब हमको प्रोपगेशन जब कंप्लीट हो रहा है तो हम इसको इस तरीके से अब लिख सकते हैं CH2। ठीक है, यहां पे क्या है, n नंबर्स ऑफ क्या हो गए, इथीन जुड़ गए। और उसके बाद भी लेकिन अभी क्या है, ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, यहां पे अभी फ्री रेडिकल दूसरे एंड पे है। ठीक, तो यहां से इनिशियलाइजेशन के बाद से, इनिशियलाइजेशन यानी यहां से जब ये शुरू हो गया, कहानी यहां पे शुरू हो गया था, तो यहां से यहां तक के स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्रोपोगेशन। यानी क्या हुआ, यहाँ पे प्रोपोगेट होने लगा, यहाँ पे चेन जो है पहले जो इनिशियलाइज हो रहा था, इनिशियलाइज किया गया था, वो इनिशियलाइजेशन बर्थ हो गया, बट उसका आपका पॉलीमर्स का, और वो बर्थ होने के बाद ग्रो कर गया। अब ग्रो करने के बाद क्या करना पड़ेगा, उसको टर्मिनेट करना पड़ेगा, वहां पे उसको अब रोकना पड़ेगा। उससे ज्यादा अगर हम करते जाएंगे तो फिर ये कहीं ना कहीं हमको, तो इसको ये अनसैचुरेटेड रह जाएगा, इस पे चार्ज रह जाएंगे, तो ये चार्ज किसी ना किसी से रिएक्ट करते चला जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज को टर्मिनेट करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा किसी तरह। अब देखिए क्या होगा, तो ये टर्मिनेशन जो है 2 स्टेप प्रोसेस, ये 2 तरीके से होता है। तो टर्मिनेशन के लिए कौन कौन सा मेथड है, टर्मिनेशन के लिए 2 मेथड है। पहला वाया कॉम्बिनेशन, यानी यही चेन खुद आपस में कंबाइन कर ले, एक चेन है ये और एक चेन और आके दोनों आपस में क्या कर ले, कंबाइन कर ले। एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, टर्मिनेशन बाय डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन बोलते हैं जब एक ही कंपाउंड का, यानी एक ही कंपाउंड का आपको ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, इतना अगर आपको स्नैप लेना है ले लीजिए, नहीं तो इसको क्लीन करके आगे चलते हैं, टर्मिनेशन देखते हैं। देखिए इस तरीके से क्या हो गया, अब इसमें कोई भी जो है फ्री रेडिकल नहीं बचा, ये सारा का सारा जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में आ गए और वो सैचुरेटेड हो गए। तो इस तरीके से ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। एक तरीका हुआ, इस वे को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन बाय कॉम्बिनेशन। दूसरा जो मैकेनिज्म है जिसके थ्रू ये न्यूट्रलाइज होंगे, ये इसको टर्मिनेट किया जाएगा, टर्मिनेशन
by disproportion disproportion नेशन। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको टर्मिनेट करते हैं। ये क्या है, ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन, तो इसको रिडॉक्स क्यों नहीं बोल दिए, तो सेम कंपाउंड का, ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक रिएक्शन में हो रहा है तो उसको हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसलिए इसका स्पेसिफिक नाम है, इसलिए हमने इसको लिखा है टर्मिनेशन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहां पे क्या होता है, तो देखिए यहां पे देखिए ये चीज देख रहे हैं, ठीक। अब यहां पे क्या है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं बीच, इसी कंपाउंड, इसी को हमको देख रहे हैं, इसको अगर वह है तो इतना तो पहले स्नैप ले लीजिए या लिख लीजिए, इतना को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसी को मॉडिफाई करके डिस्प्रोपोर्शन बताते हैं। आगे चलें। Yes, sir. देखिए अब यहां क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं इसके स्ट्रक्चर में, लिखने के स्ट्रक्चर में। ये हाइड्रोजन हटाया और इस हाइड्रोजन को कहाँ रख दिए, ऊपर की तरफ, इस तरह। अब इसको सैचुरेशन होना है, यहां से क्या किए, ये हाइड्रोजन यहां से हटेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा और ये हाइड्रोजन जो है अपना इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर लेगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये जो वो था, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या करेगा, एक बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके क्या कर लेगा, एक बॉन्ड बनाएगा और ये बना दिया क्या, एल्कीन एक। तो ये बन जाएगा एल्कीन, लास्ट वाला चेन केवल, और दूसरा जो अब दूसरा हाइड्रोजन बच गया, अब वो हाइड्रोजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन जाकर जो है कोई इसी का कोई और चार्ज जो है उससे मिलके आपको यही चीज बना देगा। देखिए R CH2 CH2 N CH2 एंड यहाँ पे CH2 था, एक इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन आएगा इसके साथ और यहाँ पे ये दोनों, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों ये इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना दिया, तो ये हो गया एल्केन। तो इस तरीके से ये जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। तो यहाँ रिडॉक्स क्या हुआ, रिडक्शन क्या हुआ और ऑक्सीडेशन क्या हुआ। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन एंड combination of hydrogen is known as the
रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन, क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहा है, रिडक्शन, और यहाँ पे ऊपर दूसरे जगह आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है। इतना है आपको क्या चीज में, एडिशन मैकेनिज्म में, एडिशन पॉलीमराइजेशन मैकेनिज्म में। तो हमने आपको किसके लिए टर्म में बताया, इथीन के टर्म में, पॉलीथीन बना, ठीक है। अब बोलेंगे कि देखिए यहाँ पे, अब जैसे बोलेंगे कि यहाँ पे इथीन है, ये तो कुछ और भी हो सकता है, ये यहाँ पे आर ग्रुप है, यहाँ पे ये वो अलग चीज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड भी हो जा रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो एन जो है, ये एन करोड़ों और अरबों में होता है। तो करोड़ों में अगर एक, करोड़ों पर अगर एक या दो जो है दोनों साइड चेन, साइड जो है चेन में अगर कोई अलग कंपाउंड हो जाता है तो भी हम उसको इथीन ही, मतलब पॉलीथीन ही बोलेंगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता। ये इनके रेस्पेक्ट में, इसके जो इथीन है उसके नंबर के रेस्पेक्ट में इनका क्वांटिटी नेग्लिजिबल है, ये समझिए। तो एक तरह से इम्प्यूरिटी के तौर पे इससे अटैच, समझ में आया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। Yes, sir. यस, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा चलते हैं वहां पे, नोट्स जो था, एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है, सेम काइंड ऑफ मोनोमर स्ट्रेट फॉरवर्ड एडेड, सेम काइंड ऑफ मोनोमर्स क्या था, वहां आपने देखा इथीन इथीन ऐड होते जा रहा था, वैसे ही पैन में होगा तो एक्राइलोनाइट्राइल एंड पीवीसी में होगा तो वेनाइल क्लोराइड अटैच होते हुए चला जाएगा। इट इज रैपिड चेन हैविंग केमिकली एक्टिवेटेड मर्स, यानी केमिकली एक्टिवेटेड मर्स यानी क्या बनेगा, या तो रेडिकल बनेगा, रेडिकल भी केमिकली एक्टिव होता है यानी रिएक्ट करेगा, कैटायनिक बनेगा या एनायनिक मर्स बनेगा, एनायनिक यूनिट बनेगा। और वो क्या होता है, नेक्स्ट ऐसे जल्दी जल्दी एक दूसरे से क्या होता है, जुड़ते हुए चला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है, इच रिएक्शन सेट्स अप द कंडीशन फॉर अनदर टू प्रोसीड। आपने देखा कि पहले आर से एक इथीन ने कंबाइन किया, इथीन जब कंबाइन किया तो दूसरे इथीन के लिए फ्री रेडिकल जनरेट किया, तो वो क्या हुआ, दूसरा इथीन उसे कंबाइन किया, दूसरे ने तीसरे के लिए तो तीसरा, और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हर जो कंडीशन था, हर स्टेप जो था, रिएक्शन था, वो अगले रिएक्शन के लिए जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट करते जा रहा था। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 स्टेप में वो प्रोसेस पूरा हुआ, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। यानी पहले क्या हुआ, बर्थ हुआ, उसके बाद ग्रो हुआ, बड़ा हुआ, लंबे चेन में आया, और उसके बाद लंबे चेन के बाद उसको क्या हमने कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, खत्म कर दिया, और इस तरीके से पॉलीमर्स बन गया। जब उसका डेथ हो गया, वो बन गया, वहां पे न्यूट्रलाइज हो गया, अब वो केमिकली एक्टिव नहीं रहा तो वो क्या हो गया, उसका डेथ हो गया उस यूनिट का, और वो उसको हम लोग कंबाइन करके फिर क्या करते हैं, पॉलीमर्स के फॉर्म में डेवलप कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन और एडिशन पॉलीमराइजेशन का मैकेनिज्म, और वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन है? बोलिए, कोई क्वेश्चन है तो बोलिए, नहीं तो फिर क्लास खत्म करते हैं। कहा गया, जॉन पॉल नहीं जुड़ा है?
आदित्य, धनी, ईशिका, ओम प्रकाश, प्रणव, ऋषभ, सुजोय, सुषमा, हांसदा। बोलिए विशाल कुमार, कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ आया? बॉल खेलने लायक था या फिर सारा का सारा बाउंसर था? नो सर, बाउंसर नहीं था। अच्छा, नहीं क्रिकेट हम भी खेलते हैं, इसलिए इसी लैंग्वेज में पूछ लिया आप लोग से भी। सुजोय, यस सर। समझ में आया? हाँ। तो अगर कभी पूछेंगे तो ऐसा नहीं तो कि माइक ही ऑन ही मत करना, जैसे कि लगे कि हम आवाज गया ही नहीं। आप लोग का माइक ऑन नहीं होता। कम्युनिकेट कीजिए, जितना हमसे कम्युनिकेट कीजिएगा उतना आपको कुछ ना कुछ याद ही होगा। कुछ पूछेंगे इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम आपको डिमोरलाइज करना चाह रहे हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं हमको किस लेवल से पढ़ाना है या क्या चीज आपको समझ में आया या नहीं आया। पूछने का मतलब ये होता है, ठीक है, ताकि अल्टीमेटली फायदा आपका हो। रौनक, यस सर। बोलिए समझ में आया या नहीं? यस। प्रणव, प्रणव झा, ऋषव, ऋषव सरकार, ओम प्रकाश, धनीराम, सर कल एक बार और बता दीजिएगा। एक बार और बताएंगे? यस। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो ये थर्सडे का क्लास होता है एक बार हम इसको और रिपीट कर देंगे। सर हम लोग का जो कॉलेज से क्लास जो स्टार्टिंग होता है वो 11 बजे से ही होता है या फिर और इससे पहले भी क्लास होता है? नहीं, 11 बजे से होता है। ओके। एक रूटीन है ना, 11 से 12, 12 से 1 और फिर आपका 2 से 3। सर अब गर्मी का दिन आ गया ना, ये रूटीन ठीक नहीं है। मतलब गर्मी लगने लगता है पूरा दोपहर में, नींद भी आने लगता अच्छा है। अच्छा सुबह होता है क्लास तो अच्छा होता है। अच्छा, ये बताइए, जब हम ये दिमाग में डालेंगे कि गर्मी है तो गर्मी लगेगा ही, जब आप इंडस्ट्री में जाइएगा ना तो जितना आपका टेम्परेचर अभी बाहर आपके घर के आसपास लग रहा है उससे 5-6 डिग्री आप ऊपर पकड़ लीजिए, उतना टेम्परेचर आपको इंडस्ट्री में बर्दाश्त करके फिर ड्यूटी करना पड़ेगा। और उसके ऊपर पूरा आपका जो सेफ्टी सूट वगैरह होता है वो सब कुछ पहन के। तो वो अब बात बोलो। अलग है, मतलब नींद आने लगता है बैठते हाँ, बैठते। नहीं तो उसको उसको देखिए, मेन चीज है ये दिमाग में डाल के चलो कि हमारा जन्म हुआ है काम करने के लिए, सोने के लिए नहीं। सोना कब है? जब हम थक जाएं तब। ठीक है, चलिए। ओके सर, क्लास थैंक अगर फिजिकल क्लास रहता तो बहुत और कुछ मजा आता और सामने सामने एक्सप्रेशन भी देखने को मिलता, बहुत सारा चीज उसमें और भी बात होती है। ये ऑनलाइन क्लास है तो एक्सप्रेशन भी नहीं देखने को मिलता, बहुत सारा चीज। ठीक है, यस सर, वो तो बात है। आप कम्युनिकेट कीजिए, आप मेरे से जो भी प्रॉब्लम है कम्युनिकेट कीजिए, पढ़ने पढ़ाने से रिलेटेड जो भी दिक्कत है आप कम्युनिकेट किया कीजिए। वो बस गुमसुदा मत रहा करो कि हमको तलाश करना पड़े। ठीक है ना? चलिए, नेक्स्ट यस क्लास का टाइम हो गया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर बातें होंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सर।